बसपा और विशेष तौर पर मायावती जी अपने राजनीतिक कौशल से उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बनाए दे रही और दोनों बड़े गठबंधन भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए और इंडिया गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, दोनों हतप्रभ और ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर मायावती जी के टारगेट पर कौन है, निशाने पर कौन है। बनारस में वो जिस उम्मीदवार का चयन करती हैं मायावती जी, उसका सामान्य भावार्थ ये है कि वो उम्मीदवार गठबंधन, विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय के वोटों में कटौती करेगा। मैनपुरी में मायावती जी शाक्य, अपने पूर्व घोषित शाक्य उम्मीदवार गुलशन शाक्य को अचानक से हटा देती, कहती अब ये नहीं लड़ेगा, अब शिव प्रसाद यादव लड़ेंगे। यादव उम्मीदवार ले आती है मैनपुरी में, यादव लेड, मुलायम सिंह का इलाका, डिंपल यादव वहां से उम्मीदवार, मुलायम सिंह जी की बहू और अखिलेश जी की धर्मपत्नी। अचानक से परिवर्तन क्यों? और शिव यादव अल्प ज्ञात व्यक्ति नहीं है उस इलाके में। एक विधायकी लड़े हैं भरतना से, एक बार जीते भी हैं संभवतः, और मुलायम सिंह परिवार के धुर विरोधी हैं। उनकी खूबी ये है, यादव होते हुए उनकी खूबी ये है कि मुलायम सिंह परिवार के धुर विरोधी हैं। शायद इसी विशेषता के कारण मायावती जी ने अचानक से उसको उतार दिया मैनपुरी में। आज जो पूर्व घोषित था गुलशन शाक्य, वो तत्काल नाराज होकर चला गया सपा में तत्काल। जौनपुर ले लीजिए, माना जा रहा था कि भाई कृपाशंकर सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा, इन्हीं के दोनों के बीच में फैसला हो जाएगा। मायावती ने कल रात में पेच फंसा दिया, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट दे दी। धनंजय का पहले बीएसपी में रहे धनंजय, बाद में अलग हो गए थे, तो रिश्ता था ही, संपर्क था ही, उसको रिवाइव किया और बहन जी ने कहा जाओ लड़ो। तो जौनपुर में अचानक से तस्वीर बदल गई। जीते हारे कोई, लेकिन चुनाव तो त्रिकोणीय हो गया और ठीक ठाक त्रिकोणीय हो गया, अच्छे ढंग से। अब भाजपा का उम्मीदवार ठाकुर, श्रीकला को भी रेड्डी क्या मानिएगा, उनके मायके से ठाकुर ही मानिए धनंजय की पत्नी होने के नाते, तो ये भी ठाकुर, और ओबीसी वर्ग से कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा। संघर्ष हो गया। मुरादाबाद एसटी हसन का टिकट काटा अखिलेश यादव ने आजम खान के दबाव में, और रुचि वीरा को टिकट दिया, तो बहन जी ने वहां मुसलमान कैंडिडेट उतार दिया। और ये साथ में ये अलग से प्रचारित किया कि बताइए मुस्लिम बहुल इलाके में अखिलेश यादव मुस्लिम को टिकट नहीं दे रहे, लेकिन बसपा दे रही। तो ये कुछ समझ नहीं पा रहा कि हाथी किधर जाना चाहता है। पहले आरोप लगते थे कि मायावती इसकी भी टीम है बसपा, उसकी भी टीम है, मायावती जी पर आरोप लगते थे, लेकिन उनके उम्मीदवारों का चयन बता रहा है कि वो इधर वाले को भी लपेट रही हैं और उधर वाले को भी लपेट रही हैं। जहां जैसा मन की मौज आ रही है वहां वैसा लपेट रही हैं। मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए सर्वाधिक प्रतिष्ठा की सीट है। अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ते हैं चुनाव तो समझ लीजिए ये सबसे प्राइम सीट है समाजवादी पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में। और जौनपुर इस मामले में रोचक है कि
भारतीय जनता पार्टी के लिए जौनपुर एक चुनौती भरी सीट हमेशा से रही है। इस बार उसने बंबई में अपना जीवन गुजारने वाले, बंबई में राजनीति करने वाले, कृपाशंकर, कांग्रेस की राजनीति करने वाले कृपाशंकर सिंह को अपने टिकट से उतार दिया जौनपुर में, इस सोच के कि शायद रास्ता बन जाएगा। अब उसमें श्रीकला आ गई, बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद का नारा लेके और नीला झंडा हाथ में लेके बसपा का, क्या स्थिति बनेगी? ये बड़े सवाल है। और आगे अभी तो रायबरेली है, अमेठी है, बाकी वहाँ मायावती क्या खेल करेंगी, किसके लिए रास्ते में कांटे पैदा करेंगी और किसके रास्ते से कांटे हटाएंगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के माध्यम से आए हैं। उनके सैफई परिवार के हर सदस्य को ये पता है वह चुनाव हार चुके हैं, चुनाव लड़ने की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सियासी शतरंज पर जब सभी दल अपने अपने दांव चल रहे थे, तब बसपा के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ था। यूपी के सियासी गलियारे में मायावती के इस मौन के मायने भी निकाले जा रहे थे। लेकिन इधर आचार संहिता लगने और पहले चरण के चुनाव को दहलीज पर पहुंचने के साथ ही बसपा के हाथी की चाल ने सबको हैरान और हलकान सा कर दिया है। पश्चिम से लेकर पूरब तक मायावती के दांव ने सपा और बीजेपी दोनों को बराबर तनाव दे रखा है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। पश्चिमी यूपी में मायावती ने एकाएक मुस्लिमों को एकजुटता का संदेश देते हुए बसपा को एक तरफा वोट देने का दांव चलकर सपा को पहले ही टेंशन दे चुकी मायावती ने इधर मैनपुरी में भी सियासी महाभारत का चक्रव्यूह सजा दिया है। मायावती ने यहां गुलशन शाक्य की जगह अब भरतना से विधायक रहे शिव प्रसाद यादव को डिम्पल यादव के सामने उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के फोन से बदला कैंडिडेट। देखिए, बीएसपी ने बीजेपी से मिलकर प्रत्याशी उतारा है और जो प्रत्याशी उतारा है उन्होंने, आप इनका पता कर लो, बीजेपी के घर पे बैठते थे कि नहीं बैठते थे, स्वतंत्र सिंह जी के घर पर बैठ करके बातचीत होती थी कि नहीं होती थी, और बड़े बड़े नेताओं ने इन्हें फाइनेंस करने का बेड़ा उठाया कि नहीं उठाया है। तो जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के माध्यम से आए हैं और बीएसपी ने जो प्रत्याशी काटा है तो साके समाज पूरा अपमानित महसूस कर रहा है। इधर मायावती के दांव से दिलचस्प हो गई जौनपुर की भी चुनावी जंग। यहां मायावती ने सपा बीजेपी दोनों की धड़कनें बढ़ाते हुए धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बसपा ने यहां सपा के बजाय बीजेपी को जोर का झटका दिया है, क्योंकि कृपाशंकर सिंह की तरह ही धनंजय भी ठाकुर बिरादरी से हैं। ऐसे में मतलब साफ है कि इस चुनाव में वोट बीजेपी का ही कटेगा। श्रीकला यहां धनंजय की सजा को सहानुभूति में तब्दील करने की कोशिश में जुटी हैं। सपा समाप्तवादी पार्टी है, सपा का खाता नहीं खुलेगा। श्री अखिलेश यादव जी को भी ये पता है, उनके सैफई परिवार के हर सदस्य को ये पता है, वह चुनाव हार चुके हैं, चुनाव लड़ने की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। बहरहाल एक सन्नाटे के बाद अब सप्ताह भर में ही मायावती ने सबको बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की इस बिसात पर अब मायावती चुन चुन कर ऐसे टिकट दे रही हैं या टिकट बदल रही हैं, जिससे सभी दलों की परेशानी बढ़ गई है। पश्चिम में मुस्लिमों पर दांव के साथ साथ मैनपुरी में डिम्पल को फंसाने और जौनपुर में कृपाशंकर को अटकाने पर सवाल यही है कि क्या अभी बाकी है मायावती की माया। सवाल ये भी है, क्या मायावती के दांव से बदलेगा यूपी का सियासी गणित। चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो एक रस्ता थी, मोनोटोनी थी, कम से कम मायावती की चाल ने उसको तो तोड़ दिया। चुनाव जागृत हो गया, जीवंत हो गया, टक्कर कांटे की हो गई, यत्र तत्र सर्वत्र। बताइए मैनपुरी की क्या स्थिति बन गई अचानक से।
जौनपुर की क्या स्थिति बन गई, मुरादाबाद में बसपा के कारण क्या स्थिति बनी है, बनारस में नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, अजय राय उनके खिलाफ लड़ेंगे। अजय राय को लग रहा था कि भाई गठबंधन के प्रत्याशी हैं तो सारा मुस्लिम हमारी तरफ आएगा, मायावती ने वहां एक मुस्लिम खड़ा कर दिया। तो मन की मौज हो रही है, चाहे जिधर मन आ रहा उधर ही गेंद मार रही है बसपा बल्ले से, अगर क्रिकेट की भाषा में बात करें। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कपीश जी का स्वागत है। उमेश यादव जी जुड़े हुए हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता, उमेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। और नावेश शिकोह अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। कपीश जी, पहले माना जा रहा था कि मायावती इसकी बी टीम है, दूसरा कह रहा था उसकी बी टीम है। मेरे जैसे छोटी समझ के आदमी को अब टिकट देखने के बाद ये समझ में आ रहा है वो अपनी खुद की टीम है, उनके मन की मौज, जहां मन में आ रहा उसी को लपेट रही हैं। उम्मीदवार ऐसा खड़ा कर दे रही हैं कि पता लग रहा है कि उसके जान सांसत में आ गई। मैनपुरी ठीक जा रहा था, है आज सवेरे सो के उठी बहन जी, बोले ना मजा नहीं आ रहा मैनपुरी में, बोलो गुलशन को हटाओ, शिव प्रसाद को लाओ। अब जो लोग मैनपुरी के हैं वो जानते हैं कि शिव प्रसाद की ख्याति वहां मुलायम सिंह परिवार से दो दो हाथ करने वाली रही है, और उस आदमी को बसपा ने उतार दिया। अब अखिलेश जी कह रहे कि ये तो भाजपा का आदमी है जिसको उतारा है और भाजपा ही इसको फंड कर रहे, मामला बड़ा गंभीर हो गया है। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर ऋचा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। ऋचा जी का स्वागत। कपीश जी, समझ ही नहीं आ रहा किसको कहां, जौनपुर में भाजपा को फंसा दिया तो बनारस में अजय राय को मुसीबत में डाल दिया, मुरादाबाद में रुचि बीरा संकट में डाल दी, बोले मुसलमान उम्मीदवार उतार के। कपीश जी, और जो डे ऑफ फर्स्ट से जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बल्कि लोकप्रिय सांसद जो साक्षी जी महाराज हैं, उन्होंने तो साफ कह ही दिया था। उन्होंने ओवैसी के लिए भी कहा था, इनके लिए भी कहा। और क्या ये दिखा नहीं आपको, चाहे एमएलसी के चुनाव में या राज्यसभा के चुनाव में या राष्ट्रपति के चुनाव में, बहन जी तो यहां तक कह चुकी थी कि भाई समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। अब इससे ज्यादा साफ क्या हो सकता है। बहन जी ने स्वयं इस बात को कहा था, कोई दूसरे और तीसरे ने नहीं कहा था। तो वो किसको सपोर्ट कर रही है, किसको नहीं सपोर्ट कर रही है, जनता के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं। सभी जान रहे हैं कि वो कहाँ की बी टीम है, किसके कहने पे चुनाव लड़ रही है, कहाँ से क्या फंडिंग हो रही है, सबको पता है। कपीश बाबू, एक छोटा सा, में कुछ भी छिपा नहीं है। ठीक है कपीश बाबू, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, फिर बाकी मेहमानों पर जाऊंगा। अगर आपकी बात को सच मान लें, ठीक, तो जो राजनीति का काका गागा भी जानता है, बहुत पारंगत नहीं, जो बच्चा भी है राजनीति के स्कूल का, वो भी ये जानता है कि जौनपुर में धनंजय की बीवी को फिर टिकट नहीं देना चाहिए था मायावती को। अगर मायावती भाजपा की बी टीम थी तो किसी को लड़ा देती, लल्लू चौधरी को 2-4 हजार वोट पाता, अपना चुपचाप सो जाता। नहीं जी, देखिए बहुत सीधी सी बात है, बहन जी ने कुछ जगहों पर जहां उन्हें लगता है कि हमारा उम्मीदवार ऐसा है कि जो लड़ाई में आ सकता है, वहां वो आपको भाजपा के खिलाफ दिख जा रहा है। लेकिन जहां वो लड़ाई में नहीं है, वहां लड़ाई से कैसे टीम इंडिया को बाहर किया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत छोटा सा भी बच्चा इस राजनीति को समझता है। जो राष्ट्रपति चुनाव में उनके साथ खड़ा है, राज्यसभा के चुनाव में उनके साथ खड़ा है, जो एमएलसी के चुनाव में उनके साथ खड़ा है, और आनंद साहब बाहर है, सीबीआई ईडी की सारी रेड रुकी हुई है। तो ये सब भी तो देखिए ना, इसका भी विश्लेषण क्या हम ही करेंगे? नहीं हम सबका ठीक कपीश बाबू, ठीक है। मेरी समझ ये कहती है कि बहुत मुद्दत बाद मायावती मन की मौज से इलेक्शन लड़ रही हैं।
पहले उन पर तनाव दिखता था मायावती पर, अब ऐसा लग रहा है कि मन की मौज है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। एक गाना आया था बाबा सहगल का, जहां जैसा चाहो बल्ला मार रही सटासट गेंद, चाहे इमरान मसूद के लगे और चाहे अजय राय घायल हो और चाहे मैनपुरी फंसे और चाहे जौनपुर पलट जाए, बोले कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। अब अगर समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी को भी सुन रहा था, अगर उनको आपकी ये तकलीफ है कि भाई बसपा ने आपसे अलायंस तो किया नहीं ना, आपकी ताबेदारी में बसती है बसपा, ऐसा तो है कि हाथी आपके दालान में बंधा आप उसको चारा खिला रहे, ऐसा तो है नहीं। जब ऐसा नहीं है तो आप किस जेस्चर की उम्मीद करते हो भाई? स्वाभाविक आपको फंसाने के लिए करेंगे। जब गठबंधन था तो मायावती मैनपुरी गई थी मुलायम सिंह के लिए वोट मांगने, की नहीं गई थी? ये अलग बात है कि तब 90,000 से ही जीती थी सपा, सिर्फ 90,000 से, लेकिन मायावती तो गई थी ना। इसलिए ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता। हाँ, जो आरोप ये लगा रहे थे कि भाजपा वाले मायावती को चला रहे, तो उनने भाजपा को भी कई जगह जोर का झटका धीरे से दे दिया, ताकि इनके भी समझ में आ जाए कि ना भैया, हाथी तो यूं ही चलेगा जैसे चल रहा है। खैर, ऋचा सिंह, ये बड़ा उलटवासी है और बड़ा कंफ्यूजन है, और जो लोग राजनीति को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं उन्हें आनंद भी आ रहा है कि चुनाव इतना भी मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, कि कहीं कोई जुम्बिश नहीं, कुछ नहीं। अब कम से कम चुनाव होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं फंस रही है गोट, नहीं लगे तो वोट में कुछ है दम। एक तरफा चला जा रहा था मामला, क्या मायावती जी को मैं तो इस मामले में कहूंगा, कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव को उन्होंने वाइब्रेंट कर दिया। नहीं, उसमें कुछ जगह आपको भी चोट पहुंच गई, ये भी तय है, और कुछ जगह इंडिया गठबंधन को पहुंच गई। ऋचा जी, आपको नमस्कार जी। सर, लोकतंत्र का और लोकतंत्र के किसी भी राजनीतिक दल ये स्वतंत्रता है, वो कैंडिडेट का निर्णय होता है। तो बीएसपी कहाँ खड़ा करेगी, सपा कहाँ खड़ा करेगी, किसको खड़ा करेगी, ये उनका अपना राजनीतिक निर्णय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और मैनपुरी का चुनाव इस बार बहुत अहम चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में इस बार रिकॉर्ड से जा रही है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी के ऊपर आज पूरा देश यकीन कर रहा है। हमारा कल ही परसों ही मैनिफेस्टो जारी हुआ है 2 दिन पहले, और उस मैनिफेस्टो में मोदी जी का संकल्प पत्र कि क्या वो जनता के बीच में जाकर जनता को देंगे, जिसके ऊपर जनता यकीन करती है, क्योंकि मोदी जी कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। मोदी जी के ऊपर जनता को यकीन है, इसलिए जनता रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कर रही है। अखिलेश यादव कोई भारतीय जनता पार्टी की टीम लगती है नहीं, लेकिन ऋचा जी एक मिनट रुको ऋचा जी। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं, अभी मैं उनको सुन रहा था कि जो शिव प्रसाद यादव बहन जी ने उम्मीदवार अनाउंस किया आज सुबह, गुलशन को हटा के जो शाक्य था उसको बहुत ज्यादा संकल्प पत्र पर मत जाइए। अब थोड़ा चुनाव आगे बढ़ गया है संकल्प पत्र से ऋचा, है ना, तो आप प्रैक्टिकलिटी पे बात कर लें। अखिलेश जी ने संकल्प पत्र जारी किया, मोदी जी ने किया, राहुल जी ने किया, एटा इटावा फरुखाबाद में किसने पढ़ा संकल्प पत्र? कोई पढ़ता है? हम भी 35-40 साल से यही देख रहे हैं। ना कोई नहीं पढ़ता, छोड़ दीजिए, जो बनाते हैं वही नहीं पढ़ते पूरा, तो दूसरा कौन पढ़ेगा? तो इसलिए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे हम लोग आ जाएं। अखिलेश जी को अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो शिव प्रसाद यादव है ये भाजपा के द्वारा बसपा को दिया गया कैंडिडेट है, और भाजपा के ही नेता इसको फाइनेंस कर रहे हैं। उन्होंने एक मंत्री का नाम भी लिया आपके। ऋचा जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी हार की भूमिका अभी से लिखने लगे हैं। समाजवादी पार्टी को पता है कि वो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीतने जा रही है, तो अभी वो किसी राजनीतिक दल को बी टीम बता रहे हैं। चुनाव हारने के बाद वो ईवीएम को इसका पूरा श्रेय देंगे कि ईवीएम से चुनाव जीत गए। लेकिन सच ये है कि समाजवादी पार्टी का धरातल पर कोई भी अब नामो निशान नहीं बचा है। वो एक सिर्फ परिवारवादी पार्टी बनकर रह गई है, जिसके ऊपर जनता भरोसा नहीं करती है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी को पता है कि
इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 0 पर सिमटने जा रही है और यही कारण है कि वो कभी ठीक है ऋचा जी, अब दूसरे राउंड में अब रुकिए अब दूसरे राउंड में ठीक बात। हमारे साथ नावेद शिकोह भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। नावेद जी का स्वागत है। अभी पहले उमेश जी के पास आऊंगा, फिर नावेद भाई आपके पास आऊंगा। भाई देखो एक बात बताएं, मैं अगर सपा का नेता होता बड़ा कपीश बाबू, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से अंदर खाते कहता बहुत ज्यादा प्राण मत दे भैया, एनर्जी 27 के लिए बचा के रखो। 3 सांसद जीत जाएंगे तो एवरेस्ट पे झंडा फहराओगे? नहीं ना। आपके कहने से डीएमएसपी लगेंगे? नहीं ना। और 2 जीतेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, और 4 जीतेंगे तो क्या ओलंपिक का मेडल मिलेगा? सपा की लड़ाई जो होगी, जो कुछ वो मेरी समझ में 27 में हो तब तो बात समझ में आती है। घर का पैसा अभी कौन खर्च करे? ये तो चुनाव है, लड़ना है। खैर उमेश यादव जी, बीएसपी ने तमाम राजनीतिक दलों के समीकरण गड़बड़ा दिए और उसमें एक समीकरण आपके अध्यक्ष के लड़के की सीट भी है क्या? जी। पहले ये ओम प्रकाश भाई कह रहे थे, इन्हों कपीश जी ने भी सुना होगा वो बात, ये तो राजभर जी पर बड़ी निगाह रखते हैं पैनी। उनने कहा था कि बीएसपी सेटिंग कर ली, हमने सब बात हो गई है, सीट 60 से निकल जाएगी। लेकिन बहन जी ने चौंका दिया और वहां फंसा दिया। वैसे ही जैसे जौनपुर फंसाया, मैनपुरी फंसाई, मुरादाबाद फंसाया, सहारनपुर फंसाया। नहीं तो समझ ही नहीं आ रहा, ना अखिलेश यादव के समझ में आ रहा, ना भाजपा वालों को समझ में आ रहा कि बहन जी क्या चाहती हैं और किधर खेल रही हैं। बताओ, आपको भी लपेटे में ले लिया मऊ में। जी आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे जो आपने कहा कि सबको लपेटे में ले लिया, सबसे पहले मैं इस बात का प्रश्न का उत्तर दूंगा। मुझे लग रहा है कि आकाश आनंद जी के बहुजन समाज पार्टी की बागडोर संभालने के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। मैं अभी किसी सीट पर या सुभाषपा या सपा बसपा पर नहीं जा रहा, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं। मुझे लग रहा है कि वो जो चौतरफा बहन जी खेल रही है, पूरी बाउंड्री पे हर जगह छक्के मार रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश आनंद के आने के बाद वो बीएसपी को नए तरीके से चर्चे में लाने का प्रयास है, और जो उन्होंने एकदम सरेंडर सा कर दिया था उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन उनके अपने कार्य प्रणाली में आया है। ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं, अभी कपीश भाई कह रहे थे, और मैं सबसे पहले आदरणीय अखिलेश जी के प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैं मैनपुरी से सीमा से लगा हुआ जिले से रहने वाला हूं और शिव प्रसाद यादव जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 3 बातें मैं आपको बता दूं। मैनपुरी का चुनाव आप जो कह रहे हैं, मैं 100% कह रहा हूं कि किस तरीके से फंस रहा है। मैं जीत के परिणाम, हार के परिणाम की तरफ अभी नहीं जा रहा, लेकिन चुनाव फंसने की बात है। जो एक वो आदरणीय नेताजी के निधन के बाद जो लहर बनी थी और पिछले 1.5 साल में डिंपल जी ने जो वहां पर अपना काम किया, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं कहूंगा, देखिए शिव प्रसाद यादव जी 2007 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के सामने भरतरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। वो चुनाव नेताजी लड़े और फिर वो उपचुनाव हुआ, नेताजी ने वहां पर इस्तीफा दिया और उपचुनाव को शिव प्रसाद यादव जी ने काफी ठीक ठाक अंतर से चुनाव जीत लिया। मैं ये आपको बताने जा रहा हूं मैनपुरी सीट पर क्या चल रहा है। दूसरा बिंदु यह है कि उन्होंने एक अपनी खुद का संगठन, एक पार्टी रजिस्टर्ड कराई सर्वजन सुखाय पार्टी के नाम से, और यादवों में काम करना शुरू किया। चूंकि मैं उसी कम्युनिटी से आता हूं, इसलिए मैं बेहतर जान सकता हूं। और बहुत नोटिस करने वाली बात है कि एटा, मैनपुरी, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, इन क्षेत्रों में हमारी कम्युनिटी में भी 2 तरीके की चीजें आती है, घोसी और कमरिया। घोसी कमरिया, अशोक यादव इसका प्रयोग करने के प्रथम पुरुष थे। अशोक यादव ने सबसे पहले इसका बवाल शुरू किया था, घोसी और कमरिया। इसीलिए मैंने सिकोहाबाद का जिक्र किया। तो आदरणीय अमिताभ जी, ये जो मैनपुरी का चुनाव बहुत आसान दिख रहा था, शिव प्रसाद जी के आने के बाद बहुत से बिंदु आते हैं। घोसी कमरुआ का 50-50 का वर्गीकरण होना है। शिव प्रसाद यादव जी भरतना जैसी सैफई परिवार की बिल्कुल रिजर्व जाने वाली सीट से विधायक रह चुके हैं। उनका अपना संगठन है और शिव प्रसाद यादव जी एक बड़े शिक्षाविद हैं। उनका पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नेटवर्क है। तो जो डिंपल जी का चुनाव फंस रहा है,
वो आज के बाद बहुत आसान नहीं माना जाएगा। ठीक। और रह गई ठाकुर जयवीर दोबारा सिंह में, जी, अब रुक जाओ, अब दोबारा में उस इलाके में बड़े बड़े शिक्षाविद हैं। शिक्षाविद, जब मैं वहां फरुखाबाद में पढ़ता था तभी से मैं शिक्षाविदों को देख रहा, सबने ऐसे ऐसे स्कूल खोले और सब महापुरुषों के नाम पे स्कूल कर दिए। कठेरिया जी, यादव जी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खोले, और उन स्कूलों में ऐसी दशा व्यवस्था थी, भगवान छोड़ो, किसी दिन और चर्चा करेंगे कैसे क्या अलग जगाइए, उमेश जानते हैं, खैर छोड़ दीजिए, है ना। हमने आंखों से देखा, गूगल से नहीं, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। सभी शिक्षाविद है, जो प्राइमरी में पढ़ा रहा वो भी वाइस चांसलर है, कौन किसको रोक सकता भैया। छोड़ो उस बहस में। खैर, नावेद शिको जी, माना जा रहा था कि मैनपुरी बहुत सेफ है, हालांकि मैं किसी सीट को कभी सेफ नहीं मानता। जैसे शरीर में कोई भी ऑपरेशन हो, माइनर नहीं होता, ऑपरेशन हमेशा मेजर होता है, ठीक, चाहे उंगली में चीरे ही क्यों ना लगे। वैसे ही चुनाव होता है। नेताजी के देहावसान के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ वो अपवाद माना जाएगा, उसको आप अध्ययन में नहीं ले सकते, ठीक। जैसे इंदिरा जी की हत्या के बाद हुआ चुनाव कांग्रेस के परफॉर्मेंस का चुनाव नहीं है, क्योंकि उसके पहले और उसके बाद कांग्रेस अपनी हकीकत में थी, स्थिति में चुनाव में। वैसे ही नेताजी ने जो अंतिम चुनाव लड़ा था बसपा के साथ मिलकर, जिसमें मायावती जी कैंपेन करने गई थी, खुद स्वयं मायावती गई थी मैनपुरी, और उन्होंने कहा था भूली बातें, पुरानी बातें भूलो और मुलायम सिंह को भारी बहुमत से जिताओ। तो मेरे ख्याल से 90,000 95,000 से जीते थे नेताजी कुल। उसमें ये नया फच्चर फंस गया जो शिक्षाविद को ढूंढ लाई बहन जी, शिव प्रसाद यादव जी, और वो बड़े शिक्षाविद हैं, जान लीजिए। घोसी कमरिया का मामला भी लंबा है, और मैं नहीं कह रहा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनके पास रुपया पैसा की भी कमी नहीं, हाथी का टिकट, रुपया पैसा कमी नहीं, खुद घोसी कमरिया का मंत्र दे रहे हैं और शिक्षाविद भी हैं, तब ये तो फंस जाएगा मामला। जी बिल्कुल, बहुत ही रोचक हो गया है मुकाबला। ये बात बिल्कुल सही है कि नेताजी के देहांत के बाद जब वहां चुनाव हुआ था तो डिम्पल जी ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल की थी, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, वो अपने आप में अफवाह था और उसके पीछे कारण था, इमोशनल थे। नेताजी का देहांत हुआ था, एक बहुत बड़े कद के नेता हैं वो, और डिम्पल जी जीत गए। नावेद, सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसले देता है, कपिश भाई तो वकील जानते होंगे, उसमें वो लिख देता है इसको नजीर ना माना जाए। क्या? बिल्कुल, नेताजी के निधन के बाद हुआ चुनाव नजीर नहीं हो सकता मैनपुरी का, जी नजीर नहीं बोल सकता। और ये कहा जा सकता है कि बड़े नेता के देहांत के बाद में एक श्रद्धांजलि थी लोगों की, और यही कारण था कि समाजवादी पार्टी और डिम्पल जी एक बड़े वोटों से जीती थी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं को मैं दोहराना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी उस जीत के बाद ये नहीं कह रही थी कि बहन जी का धन्यवाद। बहन जी को हमेशा समाजवादी पार्टी ने ये आरोप लगाए कि बी टीम की तरह उसने हमें हराया और भाजपा को जिताया, लेकिन बहन जी ने जब अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो ठीक है, बहन जी वो इतनी बड़ी नेता हैं, विपक्ष उनको साथ में लेने की कोशिश भी करता रहा, लगातार वो नहीं आई थी, लेकिन उनसे रिश्ता बना के चलना चाहिए था। एक बार धन्यवाद बोल दिया जाता। ये कहा गया कि बहन जी का वोट बैंक हमारी तरफ आ गया है, दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, दलित समाज जो नरेंद्र मोदी जी के विश्वास से जुड़ गया था, बचा कुचा जो बहन जी के पास में था वो समाजवादी हो गया। इस बात की नजीर देने लगे थे समाजवादी, और वो कहते थे कि मैनपुरी का जो दलित समाज था उसने हमें वोट दिया, इसका मतलब बहन जी बिल्कुल खत्म। ये बात चिढ़ने वाली होती है। ये बात वो होती है कि हम बिल्कुल भी रिश्ते का कोई भी डोर एक एक धागा तोड़ दें। तो ये बहन जी के लिए एक चैलेंज था कि उनके सामने इस सीट की बड़ी जीत के बाद में ये लग रहा था कि भाई कम से कम हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि इस सीट को हरा दिया, उस सीट को हरा दिया, यहां तो श्रद्धांजलि स्वरूप एक बड़े नेता के हमने अपना कैंडिडेट नहीं खड़े किया, उसके एवज में हमें धन्यवाद कहने के बजाय ये कहने लगे कि समाजवादी पार्टी के पास सारा दलित वोट आ गया है। ये समाजवादियों ने कहा, अखिलेश यादव जी ने भी कहा, तो उन्होंने दिखा दी अपनी शक्ति और उन्होंने कहा अभी हम इतने हल्के भी नहीं है,
हम इतने हाथी हमारा निर्जीव भी नहीं हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही कही कि एक नई रणनीति के साथ बसपा चुनाव लड़ रही है और वो साबित करने की कोशिश कर रही है। तमाम विश्लेषक, तमाम एक्सपर्ट, तमाम राजनीतिक जो पंडित हैं वो कह रहे बसपा निर्जीव हो गई। बसपा के अंदर कुछ जान बची है। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की उसने अपना बिगुल बजा दिया और आज हम आप ये चर्चा कर रहे हैं। मैनपुरी की बात हो, चाहे जौनपुर की बात हो या अन्य सीटें हो, वहां पर उसने सबसे बड़ी बात जो है कि वो एक बड़ा आरोप लगता रहा कि भाई बसपा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनके लिए काम करती है, उनको जिताना चाहती है, समाजवादी पार्टी और विपक्ष को हराना चाहती है। एक तो वो छवि कहीं ना कहीं धुली है, वो साफ हुई है। और बसपा की ताकत मुझे लगता है 2 कदम इस छवि के धुलने से भी आगे बढ़ी होगी। दूसरा, बहन जी ने अपने राजनीतिक दक्षता के साथ में जो कैंडिडेट वो उतार रहे हैं और जिस तरीके से एक चर्चा होने लगी कि कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक आकाश आनंद के एंट्री के साथ में एक नई रणनीति के साथ कम से कम बसपा इस बात को उत्तर प्रदेश में साबित करेगी कि हमारी धमक, हमारी उपस्थिति, हमारा कम से कम कोई शेयर इस चुनाव में है जहां पर ठीक बात नाबिल भाई, ठीक, कम से कम बिल्कुल ठीक बात। मैं एक बिल्कुल हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत भी है, हाथी कितनों भी लट जाए बैल बराबर तो रहेगा। यानी हाथी कितना भी कुपोषित हो जाए चूहा तो नहीं हो जाएगा, बैल के बराबर तो रहेगा ना। मायावती वही बताने की कोशिश कर रही हैं कि हम भी हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति बाइपोलर नहीं हुई, मुझे लग रहा है यही स्टेब्लिश करना चाहते हैं। खैर, मैं ऋचा सिंह के पास आऊंगा। ऋचा सिंह, आप लोग लंबे अरसे से एक बात कहते हैं रहे कि भाई सपा का मतलब, कबीर भाई इसी पर आपसे भी सवाल जवाब दूंगा, आप सुनिएगा ध्यान से, कि भाई सपा का मतलब M फॉर मुस्लिम, Y फॉर यादव। इस बार मैं जो अखिलेश यादव ने टिकट बांटे वो देख रहा हूं, यादव जो उनके घर के हैं, जैसे धर्मेंद्र हैं, आदित्य है, डिम्पल जी हैं, उनको छोड़ दीजिए तो यादव नहीं है लिस्ट में, एक आध कहीं और कोई हो तो हो, ठीक। और मुसलमान भी उन्होंने हाफ से भी कम कर दिए। क्या अब कुर्मी है, निषाद है और दूसरी ओबीसी जातियां हैं। यानी वो जो एक टैग था कि भाई सपा का मतलब यादव और यादव से जो कुछ बचेगा सो मुसलमान, बात खत्म, जय श्री राम। इस बार मैं देख रहा हूं ऐसा बदल गया, ऐसा क्यों? जी देखिए, समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है। इस टिकट वितरण में भी उसने ये स्पष्ट कर दिया। देखिए, अखिलेश यादव जी अपने परिवार से बाहर किसी को भी योग्य यादव समझते ही नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने सिर्फ 4 यादवों को टिकट दिया और वो चारों उनके परिवार। और अखिलेश यादव जी के लिए पीडीए का मतलब है परिवार। ये थोड़ी जाती है ऋचा, ये थोड़ी जाती है। अगर अखिलेश यादव अभी 10 यादवों को टिकट देते थे तो आप कहते हैं इनको तो यादव के बाहर कुछ दिखता नहीं। नहीं, आप अपने नहीं सर, अगर अखिलेश यादव जी इन 4 टिकट में, इन 4 यादवों के टिकट में मैं बहुत सम्मान से कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार के साथ साथ अन्य यादवों का भी प्रतिनिधित्व रखते तो शायद वो ज्यादा न्याय कर पाते। लेकिन पीडीए का मतलब कहीं ना कहीं आज परिवार, डिम्पल जी और अखिलेश बनकर रह गया है। ये तो अखिलेश यादव जी की मजबूरी है कि वो 80 सीटों पर अपने परिवार को लड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी मंशा इसी तरीके की है। और इसमें साफ दिखाई पड़ता है कि पीडीए से उनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। ना उनके पास दलित बचे हैं, ना उनके पास पिछड़े हैं। पिछड़ा वो सिर्फ अपने आप को समझते हैं। और अल्पसंख्यक के नाम पे आज अखिलेश यादव जी बेहद कंफ्यूज दिखाई पड़ते हैं। वो ए का मतलब कभी अल्पसंख्यक बताते हैं, ए का मतलब कभी आधी आबादी बताते हैं, लेकिन वो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय का वोट पाना चाहते हैं, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज भारी असंतोष है अल्पसंख्यक समुदाय में। और आज अल्पसंख्यक समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ चुका है। आदरणीय अमिताभ सर, मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन, अपने चुनाव चिन्ह और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर चुनाव लड़ रही है। ये तो समाजवादी पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है और ना नीयत है। ठीक, मैं कपीश भाई के पास चलूंगा। उससे पहले एक जानकारी और शेयर कर दूं। उत्तर प्रदेश में कसम से अब चुनाव लग रहा, वरना मैं बड़ा उदास रह रहा था 10-15 दिन पहले। नावेद भाई, मुझे लगता था क्या चुनाव हो रहा है, कोई चुनाव है ये, इसको चुनाव बोलते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल। अब लग रहा थोड़ी जान आई है। रामपुर में बसपा के प्रत्याशी, कपीश भाई आप ही के पास आ रहा हूं, एक सूचना आपको दे दूं। रामपुर में बसपा के प्रत्याशी का रोड शो निकला। नवेद,
उसमें पोस्टर थे आजम खान साहब के, क्या आजम खान जिंदाबाद, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बसपा का रोड शो और जिंदाबाद आजम खान की हो रही थी। इससे बेहतर चुनाव कहां होगा बताइए? ऐसा चुनाव किसी ने सोचा था ऐसा भी चुनाव होगा? गजब चुनाव हो रहा। खैर कपिश बाबू, एक बात नहीं समझ में, यादव का चैप्टर अभी छोड़ते हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में जब से चैतन्यता उनमें आई, मतलब खुद मुख्तारी आई उनके पास, बहुत समय तक तो आदमी दूसरे के अधीन रहता है, तो क्या जब से वो नेता हुए और उनकी पार्टी हुई, उन्होंने एक लाइन क्लियर की कि हमको मुस्लिमों के साथ खड़ा होना है। ठीक, कितना भी आरोप लगे कि मुलायम सिंह उस पर अडिग रहे और उसका उनको लाभ भी मिला, हानि भी मिली, लेकिन बड़े नेता उसी कारण से वो हुए। इस बार मैं देख रहा हूं कि मुसलमानों को टिकट देने में सपा ने बड़ी कंजूसी की है, हाथ खींच लिया है बिल्कुल। बोले ना भाई, इसके पीछे कोई खास वजह, कोई खास रणनीति? हम लोगों ने सबको टिकट दिया। अब यार अब आप भी वही बात करने लगे कि नहीं, मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, मेरे में टिकट तो सभी को सब देते हैं। आपने अपनी बात कह ली, या तो आप हमें लिख के दे दिया कीजिए कि हमको हम क्या कहें जो आपको अच्छा लगे, या तो वही कर दीजिए, और नहीं तो फिर हम कहने दीजिए। हम लोगों ने सबको टिकट दिया, कोई ऐसा धर्म और जाति का नहीं है कि जिसको हमने कोशिश ना की हो कि इस अपने बटे हुए जो हमारी झोली में आई है टिकट उसमें दे, सबको दिया है। और आपको इस बात को भी हम कह रहे हैं कि हमारी बहन अभी कह रही थी कि हम लोग तो परिवारवादी लोग हैं, परिवार वालों में ही टिकट देते हैं। इलाहाबाद से इनको भी टिकट दिया था, ये भी हमारे परिवार में। अभी कुछ महीने पहले जो है ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में गई थी, लेकिन टिकट इनको भी जब दिया था तो इन्होंने नहीं बताया था कि ये अखिलेश यादव जी के परिवार की क्या है, और बहुत कम उम्र में टिकट पा ली, वो भी सिद्धार्थनाथ सिंह के विरुद्ध लड़ी थी, पार्टी ने लड़ाया था। अरे भाई घबराइए मत, हम कुछ आपको कह नहीं रहे हैं, आप अभी हमारी साथी नहीं, अभी कोई नहीं पूरा तो आपको। अच्छा आप ये बताइए, आप अखिलेश यादव परिवार अखिलेश यादव आप ये बताइए, ऋचा सिंह यादव की हर चुनाव से पहले करने लगती है, गठबंधन की या तो मुझे बता दीजिए, आप ये बता दीजिए आप ये बता दीजिए हमारे अध्यक्ष ने एक कम उम्र की लड़की पर भरोसा किया था, इसलिए कि वो ऋचा सिंह यादव है। अरे भाई आप ऋचा सिंह यादव है, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, आप ऋचा सिंह यादव है। जिस समय आप चुनाव लड़ रही थी उस समय आप गुंडी थी, जिस समय आप चुनाव लड़ रही थी उस समय आप गुंडी थी, क्योंकि आप ये बताती है कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है, हमारी तो आप विधायक प्रत्याशी रही है, तो आप गुंडी थी कि नहीं थी ये बताइए। उस समय आप गुंडी थी कि नहीं थी कि विधानसभा लड़ रही थी, ये बताइए। इसीलिए हार गई थी क्या कि आप गुंडी थी? आप बता नहीं रही है। और ये मुझे बताइए, ऋचा सिंह यादव है क्या? अरे बताइए, ऋचा सिंह थी कि ऋचा सिंह यादव चुनाव लड़ रही थी? अरे महाराज पहले एक बात बता दीजिए कि ऋचा सिंह यादव चुनाव लड़ रही थी कि ऋचा सिंह चुनाव लड़ रही थी? मुझको ये बात बता दीजिए कि जब आप चुनाव लड़ रही थी साइकिल पर, तो ऋचा सिंह चुनाव लड़ रही थी या ऋचा सिंह यादव चुनाव लड़ रही थी? भैया कपिश बाबू ऋचा सिंह दोनों रुकिए, आपस में संघर्ष में दोनों रुक जाइए, अभी दोनों रुक जाइए। नावेद शिको, मैंने जो ठीक है आगे बात, मैंने जो प्रश्न पूछा था कपिश भाई उसको दूसरे उसमें ले गए रोशनी में। वो जब भी हम लोग कोई बात कहते हैं पत्रकार कि उस पर फोकस ज्यादा या उस पर फोकस कम, तो प्रतिशत में बोलते हैं। क्या पूर्व के चुनावों में कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व दे रहे थे और इस वक्त वहां से डेविएशन नापा जाता है, विचलन जिसको बोलते शुद्ध हिंदी में। ठीक, हर वर्ग को एक आध टिकट सिंपल साइज सबको देते ही, कौन नहीं देता? उससे प्रतिनिधित्व नहीं होता। मैंने कहा कि MY मुलायम सिंह का सिंबल था, सिग्नेचर टोन थी उनकी। ठीक, इस बार की मैं लिस्ट अभी तक जितने कैंडिडेट घोषित हुए उसमें देख रहा था, Y भी बहुत कम है और M भी बहुत कम है, लगभग आधे हो गए, आधे से भी कम।
इसके पीछे क्या लगता है नवेशी को? उसकी जगह कुर्मी और निषाद और उधर थोड़ा फोकस बढ़ाया है अखिलेश यादव ने। लोकसभा चुनाव में विपक्ष का जो मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे, उसमें एक सबसे असरदार मुद्दा मुझे जो नजर आता है, एक आम वोटर और एक आम नागरिक होने के नाते एक मुद्दा मुझे बड़ा असरदार नजर आता है। हालांकि उस मुद्दे को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जमीन पे नहीं उतार पाई है, लेकिन मैंने बयान उनके सुने हैं। उन्होंने कहा है कि इस देश में जो चुनाव हो रहा है उसमें हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये बात वाकई को छूने वाली है। बात सही है कि जितनी बड़ी संख्या इस देश में जिसकी है, उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसको ओहदे, उतने लाभ, उतने पद मिलना चाहिए। यानी जितना, जैसे कहा गया, उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए ये बात कही कि साहब आईएएस नहीं होते हैं और कुलपति नहीं होते हैं और उतनी संख्या और इतनी कम संख्या, ये बात समझ में आती है। तो भैया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, उसने अपने मुद्दे का ही गला घोट दिया है क्या? सब जानते हैं समाजवादी पार्टी को जितना वोट मिलता है उसका 70 से 80% सिर्फ एक धर्म के लोगों का वोट होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग नहीं, सब जानते हैं, सब मानते हैं। समाजवादी पार्टी करती है। यही तो मैं कह रहा हूं कि जहां पर आपको आपके कुल वोट का 70% वोट जो आपको धर्म के लोग दे रहे हैं, उनको आपने टिकट 10 नहीं दिया, ये सवाल तो उठेगा। आपकी क्या मिस्ट्री क्या है, आपकी चुनावी रणनीति क्या है, आप ध्रुवीकरण से बचना चाहते हो, ये जनता नहीं समझ पाएगी। मुसलमानों में ये संदेश जरूर गया है और इस बात की चर्चा है कि साहब वोट हमारा लोगे। और आपका मुद्दा भी यही है, आपका मुद्दा भी यही है कि जिसका जितना क्रेडिट, जितनी बड़ी जिसकी संख्या, जितनी बड़ी उसकी तादाद, जितना फैलाओ, उतना हम लाभ देंगे। यही तो वादा आप जनता से कर रहे हो कि हमारी सरकार बनवा दो विपक्षियों की, तो हम जनता को न्याय देंगे। यानी आपकी जितनी संख्या उतना लाभ। और इस वादे के साथ में जो कौम आपको झोली भर भर के वोट देती है, उसकी आबादी जहां पर 50 और 40 और 55 और 45% है, वहां भी आप टिकट नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिल को छूने वाली बात तो ये होगी ही, जाहिर सी बात है। ठीक बात है। नावेद भाई रुकना होगा, मैं उमेश यादव के पास चलूंगा ये प्रश्न लेके, लेकिन उससे पहले मायावती का एक कमेंट याद दिलाना बहुत जरूरी है। अभी उन्होंने कल ही एक रैली में कहा, पश्चिम में, सब लोग ध्यान से सुने, उन्होंने भाई मायावती उतनी बड़ी नेता तो है कि उनका कहा प्रदेश भर में, देश भर में गूंजे, उतना तो उनका लाउड है ही, वोकल कॉल। मायावती जी ने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। पहले अपनी पार्टियों में करके दिखाएं, फिर बात बोलें। अपने टिकट बंटवारे में करके दिखाएं, अपनी पार्टियों के संगठन में करके दिखाएं, तब ये बोले कि जिसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये मायावती ने ठीक बात बोली, और यही बात उन्होंने मुरादाबाद में जाके उठाई थी मायावती ने, कि समाजवादी पार्टी को यहां मुसलमान उम्मीदवार नहीं मिला। अब ये तो बात आएगी। खैर, उमेश यादव, ये एक बड़ा चेंज, बड़ा शिफ्ट, चूंकि आप सपा के हमजोली भी रहे हो अभी कुछ समय पहले, और बहुत ही बिल्कुल हेली मेली मामला था, क्यों आया है ये इतना बड़ा? छोटा शिफ्ट नहीं है, ये मुलायम सिंह यादव के टोटल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बड़ा शिफ्ट है। मुलायम सिंह यादव ने किसी दौर में मुस्लिम के साथ अपने को सीमित नहीं किया ना, कभी नहीं। उन्होंने कहा ना ये तो रहेंगे ही, वोट बाकी चीजें बाद में। इस बार लिस्ट में देख रहा था, ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया है इस बात के लिए कि भाई उधर का कम रहे। क्यों, इसके पीछे क्या है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, जो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस कर पा रहा हूं आदरणीय अमिताभ जी। ये अखिलेश यादव जी का एक भय है। वो मुस्लिम भाइयों का वोट लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको देना नहीं चाह रहे। इसके पीछे का लॉजिक यह है कि इस समय जो देश में एक हवा चल रही है, एक राजनीतिक तरीका है, एक राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई हैं श्री राम भगवान के मंदिर के प्रतिष्ठापन के बाद, और उससे पहले भी एक कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की स्थिति चल रही थी। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव उससे घबरा गए हैं। उन वोटों का, उस धर्म के लोगों का जिन्होंने उनकी पार्टी को जिंदा किया, जिंदा रखा और पार्टी को चलाया। आप पिछला 2019 का उदाहरण ले लीजिए,
कि जितनी सीटें जीती उसमें उनके परिवार के अलावा बाकी लोग मुस्लिम भाई थे। 2022 में 98% वोट मुस्लिम भाइयों ने उनको दिया, लेकिन शायद अब अखिलेश यादव जी वर्तमान परिस्थितियों से अपने आप को कदम ताल करना चाह रहे हैं और अपने ऊपर का ये ठप्पा हटाना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक वर्ग के साथ जिसने आपके लिए लाठियां खाई, जिस वर्ग ने आपके लिए मुकदमे झेले, जिस व्यक्ति ने आपके लिए पोलिंगों पे बस्ते लगाए, उस वर्ग के साथ ये अन्याय है। अखिलेश जी अपने आप को बचाते हुए महसूस हो रहे हैं। ये पूरे जो आप कह रहे हैं इसमें बिल्कुल सत्यता है। उस वर्ग के साथ राजनीतिक न्याय नहीं हो रहा है। उस वर्ग से सिर्फ लेना चाह रहे हैं, देना कुछ नहीं चाह रहे हैं और भयभीत है बुरी तरह से। कपिल जी, क्या आपको लगता है कि जो कारण कोई हो, लेकिन जो मुस्लिमों का जो परंपरागत रिप्रेजेंटेशन सपा में रहता था, भारी भरकम रिप्रेजेंटेशन जो सपा का सिग्नेचर टोन था, उससे डेविएशन हुआ, तो जो स्पेस खाली बच रहा है उसके लिए बसपा तुरंत वहां पहुंच रही है और कह रही है कि हम हैं, चिंता न करना। ऐसा लग रहा है कुछ, क्योंकि वो जगह खाली तो रहेगी नहीं। भाई एक सेकंड हम अपनी बात स्पष्ट कर दें ताकि भ्रम नहीं रहे, तो आपको जवाब देने में भी अच्छा रहेगा। वकील नहीं आप। मुरादाबाद जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने स्पेस छोड़ा, मायावती जी वहां गई, मुस्लिम उम्मीदवार भी दिया और ठोक के भाषण भी दे के आई, और पूरे भाषण में लगातार इसी बात को कहा उन्होंने कि मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि कौन उनका हमदर्द है। कपिल श्रीवास्तव, देखिए बहुत सीधी सी बात है जी। आजम खान साहब हमारे पार्टी के स्थापक सदस्य आज हमारे साथ, अफजल अंसारी साहब वो हमारा चुनाव लड़ रहे हैं, इकरा हुसैन लड़ रही है, रहमान साहब के पुत्र लड़ रहे हैं, और मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये बड़े नेता हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए पार्टी की नीतियों के लिए काम करने वाले। समाजवादी पार्टी ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से टिकट दिया है और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया है, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 रोकना है, और समाजवादी पार्टी ने उसी दृष्टि से टिकट दिए हैं, और इसमें सभी धर्म जाति के लोग हमारा साथ दे रहे हैं। इसको पता नहीं किस एंगल से आज के डेट में देखा जा रहा है। आज विकसित राष्ट्र बनने की तरफ हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बात अलग है कि पिछले 10 साल हम लोग बहुत पीछे भी गए, वरना तो बहुत आगे हो चुके होते। लेकिन जो लोगों की सोच है उसके टेम्परामेंट के हिसाब से उसको न्याय चाहिए, और ये न्याय है जो समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट वितरण में किया है। कोई आरोप जब नहीं मिलता है तो वह ये आरोप ठीक कपिल भाई, अरे साहब आप करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज आपको कह दें जी, मायावती जी के लिए तो ये जरूर चुनाव जीवन और मरण का प्रश्न, उनको अपनी पार्टी खड़ा करने का प्रश्न, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये डिफीट करने का प्रश्न खड़ा है कि अगर हम यहाँ 80 की 80 नहीं रोकेंगे तो इस देश का संविधान बदल जाएगा, इस देश को चंद लोगों के हाथ बेच देगी मोदी। ठीक है, ठीक है कपिल भाई, अभी रुकना होगा। हमारा एक बड़ा काज है, बड़े काज पे बड़ा काम है। मैं ऋचा आऊंगा, बस मैं एक नावेद से एक सवाल लूंगा, उससे पहले एक टिप्पणी कर दूं। कपिल भाई ने कहा कि संविधान में क्या बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, मैं उसमें एक प्रैक्टिकल बात जोड़ दूं। वो तो अकादमिक बातें हैं जो चली रही हैं, प्रैक्टिकल बात, अगर इस चुनाव में सपा ने कुछ ठीक नहीं किया तो 27 में चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, ये और जोड़ दो। संविधान का जो होगा छोड़ दो, ठीक। कोई माइकल लाल इतना बड़ा आदमी नहीं जो संविधान को घोल के पी जाए, ये सब बातें नहीं। रुक जाओ भाई, रुक जाइए। अभी नावेद शिको, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान साहब हमारे साथ हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि आजम खान के इलाके में आजम खान का होर्डिंग पोस्टर के साथ बसपा का रोड शो निकल रहा है, आजम खान संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, और कहीं कोई खंडन नहीं, कहीं कोई मंडन नहीं, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि आजम खान हमारे हैं। चाचा ने तो अभी कोई चिट्ठी जारी नहीं की, 48 घंटा बचा नहीं कुल वोट पड़ने में। पहले कह रहे थे ईद के बाद बोलेंगे, अब तो ईद के बाद भी चुप हो गए, नारे लगने दो, मौज ले रहे हैं।
तो क्या वोट के बाद बोलेंगे? समाजवादी पार्टी जी जी सपा का दावा है आजम खान साहब उनके साथ हैं और उस अपने दावे को सत्य साबित कर भी सकते हैं। हमारे भाई बैठे हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने बात जो कही है श्रीवास्तव जी ने, उसको मैं एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूं, उसको साबित कर दें। और लोगों को जो दिग्भ्रमित हैं कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, उनके रिश्ते अच्छे, उनको आप झूठा साबित। उस पार्टी और उस पार्टी के कैंडिडेट के साथ नहीं खड़े हैं, वो आजम खान साहब के साथ खड़े हैं और आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के हैं। ठीक है, नहीं मैं जी आपकी बात को आप माने जी, ठीक है भैया, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा नहीं है। मैं मेरी बात को सुन लीजिए सर। ठीक है, अभी नावेश जी को की आवाज जी, जल्दी बोलिए। कपीश भाई मैं आपकी बात को मान रहा हूं, उससे सहमत हूं और एक छोटा सा एक सलाह दे रहा हूं एक आम नागरिक होने के नाते, कि आप अपनी बात को साबित करने के लिए काम करिए कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और बड़ा विश्वास है आजम खान साहब का, और अखिलेश यादव जी से उनका रिश्ता है, वो उनके रणनीतिकार हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये काम और करिए। लोकसभा चुनाव में आप जितनी भी सीटों पे लड़ रहे हो, वहां आपकी जो कैंपेनिंग है, जितनी भी जहां भी चुनाव प्रचार होगा, जहां भी होल्डिंग लगेगी, जो भी पोस्टर, उसमें आजम खान साहब का बड़ा सा एक पोस्टर लगा दीजिए। आजम खान साहब की उसमें उपस्थिति होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रामपुर के चुनाव प्रचार में बसपा उनका तस्वीर सामने ला रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं ला रही है। ये बात जब होगी तो मीडिया और आम नागरिक ये सवाल उठाएगा ही, क्यों नहीं उठाएगा? बसपा उनका पोस्टर ला रही है और ये बात बिल्कुल सही है कि उनके कैंडिडेट, उनकी रजामंदी से कैंडिडेट रामपुर में खड़ा नहीं किया गया। अब बताइए, जब उनके जमीन पर, उनके घर पर उनका कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया, तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की लड़ रही है, उसमें कितना उनका राय मशवरा शामिल होगा, इससे अंदाजा लगाइए, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है नावेद बाबू, ठीक, बस हमें ये पूछना था। एक बात और सरल बात, ठीक है भैया कपीश बाबू रुको, एक और सरल उपाय नावेद ने तो तब भी लंबी पूरे प्रदेश भर का बता दिया। मैं कह रहा हूं आजम खान साहब का जो लड़का है उसको घुमा दो चारछी जगह जहाज में, तब भी एक बात बन जाएगी। आजम खान साहब लड़का है, मैं तो उस परिवार से परिचित हूं, बिल्कुल उसी को घुमा दो। एक नहीं, देखने में सुंदर मुंदर है, भाषण अच्छा देता है, स्मार्ट है। 2022 में नहीं घूमे थे आजम खान का लड़का, ये बताइए क्या समस्या है? उस समय बहुत अच्छी बात है, ठीक है कपीश भाई, ठीक है। उमेश यादव हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अब्दुल्ला, हाँ सही नाम याद है, अब्दुल्ला कितना अच्छा है, स्मार्ट है, तेज तर्रार है, भाषण अच्छा देता है पिता की तरह, तो उसको घुमा सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर चुनाव में नहीं घूमेगा तो कब घूमेगा फिर? ठीक है, उमेश यादव बसपा की जो रणनीति बदली है, उससे मैंने जैसे शुरू में कहा था, आपकी पार्टी भी चपेट में आई, कई जगह बीजेपी चपेट में आई, कई जगह कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन चपेट में आया, इंडिविजुअली कांग्रेस भी चपेट में आई और समाजवादी भी आई चपेट में। तो ये जो एक थ्योरी क्रिएट की जा रही थी, सेल करने की कोशिश हो रही थी कि मायावती इसको वॉकओवर दे रही, मायावती उसको वॉकओवर दे रही, ऐसा ये भ्रम तो दूर हुआ कभी कि बाकी है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने भी एक कहा था एक जगह कि हमने बहन जी से सेटिंग कर ली है, बसपा से सीट निकल जाएगी सट से। उनने वो सेटिंग सबसे पहले उसका तार काटा, बोले ना। जी देखिए, वहां पर जहां पर यदि आप घोषी की बात कर रहे हैं, जी हाँ, तो जिस समाज से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, वो समाज दारा सिंह चौहान जी के मंत्री बनने के बाद वैसे भी हमारे साथ है। ये बात ठीक है कि उपचुनाव के अगर परिणाम की बात अभी करेंगे, कपीश भाई बहुत तेजी से मुस्कुरा रहे हैं, देखो इनके पास दो चीज, नहीं अमिताभ जी मैं बताऊं, इनके पास एक डिंपल जी का मैनपुरी का उपचुनाव और एक घोषी। अभी आपने कहा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है कि किसी नजीर न माना जाए, इनके लिए वही मतलब प्रसन्न होने के दो चुनाव के बात है भैया, प्रसन्न हो जाते हैं साहब, इतना बहुत सही जा रहे हो आप, बहुत सही जा रहे हैं। नहीं मैं तो कह रहा हूँ, मैं मोदी जी के नेता राजभर और चौहान ही है, और मैं मोदी जी के नेता राजभर और चौहान है, ये आप कैसे आ रहे हैं?
हमने कहा कि वरना मोदी जैसी मजबूत पार्टी को इनके चरणों में नहीं गिरना पड़ता। जो आदमी कहता रहा हूँ कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, प्रसन्न है, जो आदमी ये कहता रहा हूँ कि योगी को भीख मंगवा देंगे, भीख का कटोरा समझेंगे, अमिताभ जी हो जाएगा। तो अगर मोदी जी ने इनको मंत्री बनवाया है अपने कोटे से, ठीक, दोनों लोग रुकिए, मैं डॉक्टर ऋचा के पास चलूंगा, ठीक है कपिल भाई रुक जाइए, डॉक्टर ऋचा के पास चलूंगा। ऋचा, मैं दो नपने नहीं रख सकता, मेरी ये शख्सियत से बात मेल नहीं खाती, ठीक। अच्छा, मुझे राजनीतिक टिकट लेनी भी नहीं किसी पार्टी से, जो नपने दो क्यों रखूं, मेरा लोभ लालच तो नहीं। अगर मैनपुरी में शिव यादव 10,000 वोट भी नहीं काट पाएंगे अखिलेश यादव की पार्टी का, तो बहन जी ने उनको लूडो खेलने के लिए भेज चुनाव लड़ाया है। एक अगर ये नपना मेरा, ठीक, इसलिए सारी सपा खड़ी होके कहे, गंगा जल हाथ में लेके, कि ना ना भैया उनको एक वोट नहीं मिलेगा। मैं नहीं मानना, आप लोग बोलते रहो सपा वाले, आपको बोलना फर्ज है। वैसे ही ओम प्रकाश राजभर और उनका पूरा परिवार और उमेश सब लोग खड़े होके कहें गंगा में कि नहीं नहीं, ये जो नोनिया चौहान लड़ रहे, टिकट दे दी है बहन जी ने दारा सिंह की बिरादरी के आदमी को, ये कुछ नहीं, इसको तो एक टॉफी बिस्कुट भी नहीं मिलेगा। मैं इस बात को नहीं मान सकता। जिसको लोकसभा की टिकट दी है वो 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 2,50,000 कुछ तो काटेगा नहीं। ये कैसे हो जाएगा? नहीं, मैनपुरी वाला काटेगा और यहां वाला नहीं। वैसे ही मैं कह रहा हूं बहन जी की चाल समझ नहीं, अरे ना अभी नहीं, बहन जी की चाल समझ नहीं आ रही। उसका कारण एक ये भी है कि पिछली बार, ऋचा समझिए ये गंभीर विषय है, पिछली बार नावेद आप भी सुनिए, आगे काम आएगा तमाम डिबेट्स में आपके। पिछली बार बहन जी ने अपनी भ्रकुटी टेढ़ी की, कपिल भाई आपके भी समझने के लिए, भ्रकुटी टेढ़ी की तो धर्मेंद्र यादव को हरा दिया, बिना हलचल मचाए हरा दिया। क्या अखिलेश यादव के लिए बड़ा जॉल्ट था उनकी छोड़ी हुई सीट और उनका भाई। फिर उनकी तबीयत इस बार पता नहीं कैसे क्या हुआ है, आजमगढ़ इस बार उन्होंने छोड़ दिया है। आजमगढ़ में उन्होंने जो फील्डिंग की है वो धर्मेंद्र यादव को एटीज करती है, इस वक्त थोड़ी सहूलियत दे रही है। इसका मतलब कुछ लीला विचित्र है। ऋचा सिंह जी देखिए, समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है और वो अपना अस्तित्व गठबंधन के दम पर बचाना चाहती है। और गठबंधन में कहा कुछ है भाई, कांग्रेस के पास क्या है कि जो कांग्रेस इनको खून दे देगी? कांग्रेस के पास तो खुद ही खून नहीं करना चाहती है, लेकिन उसकी असलियत जमीन पर बहुत खराब है। आदरणीय किताब से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं, योगी को तो भीख मंगवा देंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके चरण पादुका पे लोटन पोटन हो रही है और हमारी बहन को दिखा रहा है जिस पर मोटी स्थिति में दिशा में जाना है, उसका ज्ञान अस्तित्व का चुनाव लड़ने जा रही हो, आप अपने अस्तित्व को बचाने जा रही हो। राजभर जैसे लोगों को आपने भीख का कटोरा योगी आदित्यनाथ के हाथ में थमा दिया है और अपने झूठा प्रधानमंत्री बनने का मोहर लगाया है कि इस देश सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये कपिल श्रीवास्तव नहीं कहे, ये राजभर ने कहा, राजभर के नेता है, ओम प्रकाश राजभर के संगठनों पर आप गिरी हुई है, ओम प्रकाश राजभर के चरणों की पादुका पे आप लोटन पोषण हो रही है, विश्व का सबसे छोटा प्रधानमंत्री का मोहर लगवा रही है और बन रही है आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, ठीक है, दोनों लोगों की बात आ गई, दोनों लोगों की बात आ गई, दोनों लोगों की बात आ गई। लो ठीक है, आगे भाई जो कपिल जी जो बात कह रहे हैं, आगे बात आ गई भाई। कपिल जी जो बात कह रहे हैं उसका सार्वकालिक उत्तर है, ठीक है ऋचा जी, सार्वकालिक उत्तर ये है, ये ऐसा मत बोला करो क्योंकि सबको सबके चरणों का साइज पता है, कब कौन किसके चरणों में लौटने को मजबूर हो जाए कौन जाने। क्या नहीं, आपने बीच में नहीं, सबको लौटना है। मैं उदाहरण देना शुरू करूं तो मैं चरण सिंह के समय से गिना दूंगा। नावेद जी, एक दूसरे को गाली गलौज राष्ट्रीय स्तर पर करने वाले लोग एक दूसरे के चरणों में लौटे कि नहीं लौटे? लौटे, खूब लौटे, इतना लौटे कि लोटपोट हो गए नहीं।
मैं नाम लूंगा, बुराई करा दोगे मेरी, आप तो अभी उठ के चल दोगे क्या? मैं नाम भी ले सकता हूं, इसलिए इन सब बातों में मत पड़ो। हम तो बलराम सिंह, लठूरी सिंह, दर्शन सिंह यादव वहां से बात शुरू करेंगे जहां से मुलायम सिंह जी की फिर सियासत शुरू हुई थी, जिनसे लोटन जहां गोली चली वो साथ आ गए। नावेद बाबू, यादव बेल्ट में जहां वर्चस्व की राजनीति के लिए गोलियां चली बाबू दर्शन सिंह और मुलायम सिंह के लोगों में, वो दर्शन सिंह आ गए थे के साथ कि नहीं? है लोटन पोटन छोड़ो यार, इन चक्करों मत पड़ो, ये सियासत है, इसमें हमेशा हम मुस्कुराते रहो और सबको आदावर्ज करते रहो, पता नहीं कब कौन कहां किस वेश में नारायण मिल जाए, इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो। और राजभर, ओम प्रकाश राजभर की जन्मपत्री में ये योग है भैया, वो जहां जाएंगे वो उनको मंच पे बैठा रहा है। अखिलेश जी भी शिवपाल जी को हैंडल पे बैठा देते थे, लेकिन राजभर को तो हैंडल पे नहीं बैठाए थे कभी, नवेद नहीं बैठाए थे ना। राजभर तो पियर का गमछा डाल के बोला कौन है क्या, चाचा को बैठा दिया था हैंडल पे। अभी तो ग्रह हैं, चाचा ग्रह खराब थे, राजभर के जोरदार थे, ताल ठोक रहे, फिर मंत्री हो गए। खैर मसला ये है कि समाजवाद, ठीक है अब कुछ तार्किक बात हो जाए, ये तो सब चलता रहेगा तू में। समाजवादी पार्टी ने अपने विचारधारा में, अपने सामाजिक संरचना में एक प्राग्मेटिक शिफ्ट करने की कोशिश की है इस बार। ये गंभीर विषय है, ये मतलब कोई मंच का भाषण नहीं है, बहुत गंभीर विषय कह रहा हूँ। ठीक, मुलायम सिंह जी ने जब बनाई थी पार्टी तब से लेके आज तक जो लाइन लेंथ थी उससे अखिलेश यादव ने यू टर्न ले लिया है। यू यस, कौन सहमत है कौन नहीं सहमत छोड़ दीजिए इस बात को, अभी मैं इस बात में थोड़ा पढ़ रहा। मेरी समझ में आई है एक बात, मैं सपा को मैं भी देख रहा हूं ना, आप लोग काम कर रहे हो तो मैं ऑब्जर्वर तो हूं ना, देख तो रहा हूं और उन लोगों के साथ बैठ के देख रहा हूं, उन लोगों से चर्चा पर चर्चा में रहा हूं 3-3.5 दशकों में। अब जो स्थिति बनी, मैं इंडिविजुअल में भी नहीं जा रहा कि आजम खान की क्या स्थिति है, वो सब देख ही रहे हैं। आजम खान छोड़ दो, आजम खान की एक चिट्ठी आई थी कि अखिलेश यादव रामपुर से लड़े नहीं तो बहिष्कार करूंगा, उसके बाद से आज चचा ने चिट्ठी भी नहीं लिखी। कोई चिट्ठी तो लिख सकते थे, परसों वोट है उनके इलाके में, क्या वो कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। ईद पर फिर खीर खाई सेवई, उसके बाद फिर बोले नहीं, किसी से आंखें नहीं खोली। खैर वो इस सपा का विषय है, अखिलेश जी जाने वो कैसे करें। लेकिन मायावती ने स्ट्रेटेजिकली उस स्पेस को खींचने की कोशिश की जो अखिलेश जी के यू टर्न लेने से खड़ा हो रहा है, खाली हो रहा है। स्वाभाविक है खाली होगा। ये कोई भी व्यक्ति ये कहे कि फला वर्ग तो हमारे साथ वोट दे गई, वो कहां जाएगा, अब वो जमाना नहीं रहा। वर्ग को उसके मन मुताबिक सम्मान हिस्सेदारी मिलेगी तो वोट देगा। उत्तर प्रदेश में दिल्ली जैसा टीना फैक्टर नहीं है क्या, कि मुसलमान आम आदमी को वोट नहीं देगा तो कहां देगा। कांग्रेस तो है नहीं, वहां बसपा है। वो बनारस में इसीलिए तो जमाली को लेके खड़ा करती है, और आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को खड़ा कर देती है तो धर्मेंद्र को हरा देती है। इसका मतलब वो ताप है, वो जानती है खेल। यही मैं कह रहा हूं, ये चुनाव ये तय कर देगा कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मानस अब क्या सोच रहा है। क्योंकि इस चुनाव के बाद पंचायत के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में नावेद बाबू, और पंचायत के हैंगओवर से आप निपटेंगे तो समय आ जाएगा कि भाई विधानसभा की तैयारी करो। नहीं तो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम अभी ये तय करेगा कि उस जो शिफ्ट किया है सपा ने अपने को, उसमें कि अब वो किसके साथ कितने कमिटमेंट के साथ जाए। आजम खान जैसे नेताओं की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इसका भी पता लग जाएगा रामपुर में। रामपुर भी मेरे लिए टेस्ट केस है। केवल इमाम वहां चुनाव लड़ रहे हैं या लोधी भाजपा की तरफ से लड़ रहे हैं घनश्याम, वो इतना ही नहीं है, वो टेस्ट केस है कि आजम खान
एक पूरा चैप्टर है समाजवादी पार्टी की किताब का, उसका कोई रिलेवेंस बचा है कि नहीं? क्योंकि उनके परिवार से कोई नाती पोता बच्चा बेटा बेटी कहीं कोई चर्चा में नहीं है क्या? और बसपाई उनको झंडा बना घूम रहे, तो इसका मतलब कुछ तो है। वरना अखिलेश यादव का या शिवपाल सिंह का या किसी का होर्डिंग लगा के बसपा कहीं रैली निकाल दे तो तुरंत खंडन आएगा कि नहीं आएगा? नावेद आएगा ना, बवाल मच जाएगा। लेकिन किसी ने खंडन किया आजम खान के यहां से? नहीं, चल रहा है। अच्छा, इन्होंने भी लोड नहीं लिया, सपाहियों ने भी, कि यही पूछते कि चचा क्या है, तो ध्यान दो यार, है ये भी एक टेस्ट केस है। और दूसरा, इतना तो दिख रहा है कि आकाश ने जब से बीएसपी में अपनी दखल बढ़ाई है और मायावती जी ने उनको कमान सौंपी है, तब से बीएसपी को वो चर्चा में ले आए और बीएसपी इरिलेवेंट नहीं हुई उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मैप से। इसको उन्होंने रिट्रेट कर दिया, पुनर्रेखांकित कर दिया। ये जान लीजिए। अगर हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं और अखिलेश जी जैसे बड़े नेता को चर्चा करनी पड़ रही है कि ये मैनपुरी में क्या हुआ, उनको ये बात खटकी है तब ना उन्होंने इतनी लंबी बात की इस पर। अन्यथा तो 40-45 लोग चुनाव लड़ते ही हैं, हु केयर्स। लेकिन इसका मतलब शिव प्रसाद यादव में करंट है। अब कितना है मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन करंट तो है। नहीं तो वक्तव्य मैनपुरी का जिलाध्यक्ष देता, अखिलेश जी क्यों देते? अगर पार्टी का परिवार का सबसे बड़ा चेहरा बोल रहा है शिव प्रताप यादव पर और इतना डिटेल बोल रहा है नावेद जी, तो इसका मतलब है कि उसकी उम्मीदवारी वहां असर डाल रही है। वैसे ही जैसे जौनपुर में शशिकला की उम्मीदवारी असर डाल रही है भाजपा पे। कृपा बाबू के लिए अब रास्ता उतना आसान तो नहीं है। जौनपुर कभी भाजपा का स्ट्रांग होल्ड रहा हो ऐसा भी नहीं, ऊपर से ये श्रीकला और आ गई। धनंजय के साथ भी एक सिंपैथी का, उनकी जाति का वोट हो सकता है। तो बहन जी ने वहां भाजपा वालों को फंसा दिया और मैनपुरी में अब हो सकता है जो बात नावेद जी कह रहे थे वही हो कि आपने हमको थैंक यू भी नहीं कहा तो ले झेलो। किसी ने ढूंढ के दिया हो उम्मीदवार, इससे क्या फर्क पड़ता है? और राजनीति में ऐसा होता है, कोई नई बात थोड़ी ना है। ढूंढ के किसी ने दिया हो, खड़ा तो बहन जी ने किया ना। चुनाव चिन्ह तो हाथी है ना उसका, शिव प्रसाद यादव का। यह महत्वपूर्ण है। यहां से चुनाव में रंग बदला है, शेड बदला है। और मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है। अगर अखिलेश जी खुद नहीं लड़ते हैं तो इससे ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण सीट कोई और दूसरी नहीं सपा के लिए, मैनपुरी। और स्वाभाविक है, मुलायम सिंह जी के निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ था नावेद जी, तो उस वक्त सारा परिवार और प्रदेश भर के समाजवादी नेता सब लोग 15-20 दिन वहीं रहे थे मैनपुरी महीने भर। तो कार से प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी थी, पांव पांव ही प्रचार हो गया था। इस बार सबको चुनाव लड़ना है। इस बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि शिवपाल यादव बदायूं छोड़कर 15 दिन वहीं रुक जाएं, नहीं हो पाएगा। रामगोपाल यादव भी फिरोजाबाद देखना चाहेंगे जहां से अक्षय चुनाव लड़ रहा है, और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी जहां जहां चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी व्यस्तता वहां रहेगी। इसलिए मैंने कहा ये चुनाव महत्वपूर्ण हो गया, चाहे मैनपुरी हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो और चाहे रामपुर हो। आजम खान भी एक पहेली हैं और उस पहेली का भी उत्तर इस 4 जून को आ जाएगा हमेशा के लिए। आजम खान रिलेवेंट हैं नहीं हैं, सपा के में उनकी क्या स्थिति है, वो चुप हो जाए तो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, बोले तो कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, सारे सवालों का उत्तर आ जाएगा 4 जून को दोपहर 12 बजे तक। धन्यवाद।